नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, न्यायपालिका के आजकल एक नई व्यवस्था बनी है जिसमें न्यायपालिकाओं की कार्रवाई ऑनलाइन कर दी गई है। हालांकि ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, पूरी तरह से हर कोर्ट में नहीं हुई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है कि कार्रवाई को ऑनलाइन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन कार्रवाई के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हो रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना साहब के साथ। सक्सेना साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपने एक क्रांति देखी न्याय व्यवस्था में, जिसमें कि उनको कहा गया कि डिजिटल इंडिया के तहत जी न्यायपालिका की कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाएगा। पहले ये व्यवस्था संसद के लिए आई जी, तो संसद की कार्रवाई जनता ध्यान से देखती है जी और वो संसद की कार्रवाई में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जी, लेकिन न्यायपालिका में बहुत सारे पक्ष रखे जा रहे होते हैं जिनका कि कानूनी पहलू और साक्ष्य और साथ साथ में साक्ष्य के साथ की स्थिति और टिप्पणी, न्यायाधीशों की टिप्पणियां, एडवोकेट्स के डिस्कशन, हॉट टॉक या किसी चीज़ का खुलासा करना, जी ये शामिल होता है। तो संसद की कार्रवाई डिजिटल होना और न्यायपालिका की कार्रवाई डिजिटल होने में जमीन आसमान का अंतर है मेरे हिसाब से। जी। न्यायपालिका की कार्रवाई जब से डिजिटल हुई है तो उसके जो प्रभाव आए हैं, आप क्या समझते हैं कि वो प्रभाव किस तरह से, ये जो डिजिटल हुआ है वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है? देखिए, मैं दोनों ही चीज़ें आपने बड़ी महत्वपूर्ण ली। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उनका भी लाइव टेलीकास्ट और पार्लियामेंट और आपके न्यायपालिका का भी। देखिए, अगर आप देखें और तमाम ये मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ ये स्पीकर कन्वेंशन हुआ था, उसमें ये इशू उठा था जी। और इसमें स्पीकर्स ने कहा था कि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर एमपी चाहता है मेरा एक्सपोजर हो जी। और संचालन बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए वो वायलेशन भी करना चाहता है, उसका कमिटमेंट होता है अपने वोटरों के संग, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। और पार्लियामेंट्स या किसी भी निकाय की कार्रवाई जो चलती है वो चलती है दलीय व्यवस्था के विप के तहत, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से न्यायपालिका में भी जो प्रोसीडिंग होती है वो एक व्यवस्था में चलती है। जो लोग अंदर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो तो कानूनी बाध्यता से बंधे होते हैं, उनको तो नियम कानून मालूम होते हैं, पर जो लोग देख रहे होते हैं उन्हें तो ये लगता है ये हो क्या रहा है। मुझे सक्सेना साहब बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में सुनवाई होती थी जी, तो उसमें जो ऑडियंस पार्ट होता था वो ऑडियंस हर आदमी नहीं बैठ सकता था जी, यानी कि उसके लिए पास जारी होता था। यानी कि वो न्यायपालिका ये माना करती थी कि जी, इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको डिजिटल करने से कितने फ़ायदे हो रहे हैं। डिजिटल करने के बाद उसको रिकॉर्ड में रखने के लिए एक पार्ट अलग हो सकता है जी, लेकिन डिस्प्ले में मुझे फ़ायदे के बारे में थोड़ा समझाइए कि डिजिटल होने से देश को क्या फ़ायदा हुआ है। देश को तो ये है कि कॉमन मैन को लगा है भाई, ना तो कोई पार्लियामेंट प्रोसीडिंग गंभीरता से देखता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जरूर हम लोग सब देख लेते हैं, पर जो बहस या किसी स्पेशल ओकेज़न की बहस देख लेते हैं। पर ये जो गंभीर मामला है, अब इसमें एक पक्ष तो यही है, जैसे हम तमाम मामलों में जो अभियुक्त महिलाएं होती हैं उनके नाम एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। अब आप डिजिटल में कैसे करेंगे, आपको एडिट करना पड़ेगा। तो नुकसान बताएं और एविडेंस। मैं फ़ायदा पूछना चाहता हूँ। मैं फ़ायदा तो मेरे ख्याल से यही है, मनोरंजन होने लगेगा ये सत्य कथा वाला, और वही हो रहा है। देखिए, फ़ायदा ये था, मैं समझता हूँ जनता को एक पक्ष का फ़ायदा हुआ है जी डिजिटल होने से। जी, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ जी, कि जनता को अभी न्यायाधीशों की टिप्पणी सुनने को मिलती थी, देखने को नहीं मिलती थी। जी, अब जनता को न्यायाधीशों के टिप्पणी करने के स्तर जी और उनके सोच और उनके जजेस की, एडवोकेट्स के साथ की जो तीखी बहस जो दूसरे दिन सुर्खियां बन जाती हैं जी,
उससे जनता को एक फायदा बहुत हुआ है कि वो किस तरह से न्यायाधीश काम करते रहे हैं आज तक, जी, जनता को अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि जनता को संसद से ज़्यादा, सांसदों से ज़्यादा न्यायपालिका के जजों की कार्रवाई को गौर से देखना पड़ रहा है। जी, ये जनता के पार्ट पे फायदा हुआ है। अब हम आपको कानून की बात बताएं। जी, मैं एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, मैं ये मानकर चलता हूं कि जब न्यायपालिका में कुछ साक्ष्य रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण होता है साक्ष्य। जब साक्ष्य सार्वजनिक किए जाएंगे कि ये जी। प्रूफ रखा गया, जी, तो मुझे लगता है कि ये पूरी न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। एक अन्य व्यक्ति जो उस मुकदमे का पार्टी नहीं है, वो उसी साक्ष्य को इस्तेमाल कर सकता है अपने, कि इस साक्ष्य के द्वारा ही किसी को सजा मिल रही है और इस साक्ष्य के द्वारा ही वो सजा से बच रहा है। जी, जी, एक तो सबसे बड़ा नुकसान आपराधिक मामले में, बिल्कुल अपराधी किस्म के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा जो है क्लू मिल जाएगा। उनके दूसरा, जो लोग जिनके केसेस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनकी बातें सार्वजनिक होना और आर्गुमेंट सार्वजनिक होना, फिर साथ साथ उसी सार्वजनिक तौर पर बात होते होते न्यायाधीशों की टिप्पणी करना, उससे जनता के कई लोग जागरूक हो सकते हैं जो किसी केस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो पार्टी बन सकते हैं आने वाले टाइम में। नहीं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी कोर्ट तय करता है ये क्लोज डोर हियरिंग होगी या ओपन कोर्ट होगी। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हियरिंग हुई कि न्यायाधीश के कमरे में की गई। हाँ, तो ये ऐसा फिर क्यों? फिर ये क्लासिफिकेशन गलत है क्यों? फिर ये क्लासिफिकेशन गलत है। मी टू के जितने भी मामले हैं जजों से संबंधित, वो क्लोज डोर किए गए, क्लोज डोर में हुए, क्यों नहीं ये पब्लिकली ये बड़े अच्छे मैसेजेस जाते। तो दोस्तों, अगर आपने न्यायपालिका की डिजिटल कार्रवाई देखी होगी तो आपको कभी कभी जो है एंटरटेनिंग पोजीशन में आपको लगता होगा कि आज देखें कि इस सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। और विशेषकर जो विशेष तरह के मुकदमे होते हैं, जो राजनीतिक दलों से कनेक्टेड होते हैं या सरकार के विरुद्ध हो रहे होते हैं, उस पर ज़्यादा चर्चाएं एक्सपोज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे तो रहता है ऑनलाइन, लेकिन जब जो वायरल की जाती हैं वो कनेक्टेड पर्सन वायरल करते हैं, जिसको कि जजों की टिप्पणी से फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है या जनता में एक नया संदेश देना है। ऐसी स्थिति में जनता, न्यायाधीश और एडवोकेट्स तीनों को सतर्क होने की ज़रूरत है। न्यायाधीश साहबों को ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि निरर्थक टिप्पणी करने से वो बचें। अगर वो टिप्पणी करते हैं तो उनके जजमेंट में उसका इंडिकेशन आए। मैं सक्सेना साहब, जब मैं लॉ पढ़ा करता था और जब मैं लॉ से संबंधित हूँ, तो मैंने सुना था और मैं समझता हूँ कि अगर न्यायाधीश किसी पर्टिकुलर पार्टी या वादी या प्रतिवादी के प्रति टिप्पणी करना चाहता है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रक्चर पास करना। यानी कि उनको लगता है कि कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसको कि हाईलाइट करना जरूरी है और फ्यूचर में और उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है, तो उसको स्ट्रक्चर पास करना कहते हैं। जी हाँ। यानी कि जब आप वर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर पास करना, तो वो लिखित में होता है। जी हाँ, यानी कि जजमेंट के फुट नोट में होता है। जी, लेकिन यहाँ पर टिप्पणी करने के बाद वो जजमेंट में कहीं नहीं दिखती है, लेकिन वो टिप्पणी जो है वायरल होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने आज ये कहा, और उससे लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि मुकदमे का रिजल्ट इस तरफ जा रहा है। जी, जबकि जब रिजल्ट आता है तो कहीं और नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी परसों का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में एडीआर के द्वारा फाइल की गई याचिका में एफिडेविट के लिए चुनाव आयोग को कहा गया था, तो न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि महत्वपूर्ण मुकदमा है, इसको हम रात को भी सुनने के लिए तैयार हैं और आप 24 तारीख तक हमें एफिडेविट दे दें। तो उस टिप्पणी से ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है और वो रात कर सुन के 2 दिन के अंदर उसका निर्णय भी लेना है। जी, ये मैसेज जनता में गया, तो मेरे जैसा लीगल सोच जो वैल्यू वो रिव्यू करता है, तो मुझे लगा क्या ये ऐसा हो सकता है कि चुनाव जितने हुए उनको रोक लगा दी जाएगी, क्या आपने डाटा गलत दिए?
जो जज साहब की टिप्पणी थी कि हम तो रात तक सुनने को तैयार हैं, आप जल्दी से एफिडेविट जवाब दीजिए। और 24 तारीख को ये कहा गया कि चुनाव जो हो रहे हैं उसमें, और जो एप्लीकेशन है वो 2017 से पेंडिंग है, आपने पहले क्यों नहीं उठाया 16 मार्च से पहले से स्थिति को, और ये अभी संभव नहीं है। यानी कि गुब्बारा फुस हो गया इस इलेक्शन के बाद। जी जी। अब इस इलेक्शन के बाद क्या होगा इस पिटीशन का? जी। 2017 से क्या ये न्यायालय से प्रश्न नहीं बनता है कि यदि वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था में एक एप्लीकेशन 2017 से पेंडिंग है, जी, चुनाव आयोग से पूछा जा सकता है कि 48 घंटे में वो अपना डाटा क्यों नहीं दे सकते? जी। एक ऐसी संस्था जिसको कि 98 करोड़ मतदाताओं का डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि अभी अगर आपने चुनाव के फेसेस देखे हो तो वो विभिन्न राज्यों में हो रहे हैं। जी हाँ, यदि अगर एक फेज भी है तो उसमें 8 से 10 राज्य इन्वॉल्व हैं। यानी कि 8 से 10 राज्यों का डेटा उसके पास शाम को आएगा, फिर उसके बाद इफेक्ट होके कई चीज़ें ऐसी होंगी जो फॉर्म 17C की बात की गई, केवल फॉर्म 17C नहीं था, और चीज़ें भी बहुत कुछ होती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को एक स्टैटिस्टिक्स देनी होती है, और स्टैटिस्टिक्स वर्षों तक जो उन्होंने लिख के दे दिया होता है वो कभी भी चैलेंज हो सकती है और क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। ऐसे संस्था से ये कहना कि आप क्यों नहीं दे सकते 48 घंटे के अंदर, आपको ऐसी डिजिटल व्यवस्था में क्या व्यवस्था है, और इसका जवाब एफिडेविट से 24 तारीख तक दीजिए। जी। चुनाव आयोग ने 225 पेज का एफिडेविट दिया जी। उसके बाद न्यायालय ने अपने कदम पीछे खींच लिए जी, और इसको व्यवस्था को यहीं सौंपा दिया। तो क्या आपको लगता नहीं कि न्यायपालिका ने अपना समय इस ऐसी व्यवस्था में, ये पहले फर्स्ट डे में भी कहा जा सकता था कि ये पिटीशन पेंडिंग है और ये बाद में सुनी जाएगी, तो 2017 से ही है। इसके अलावा एक बात और नजर आती है साहब जी, कि न्यायपालिका जब अपने जजमेंट दे रही होती है, यानी कि उन्होंने सुन लिया सबको, सारे पक्षों को सुन लिया, आपने एक शब्द सुना होगा, सुरक्षा, फैसला सुरक्षित किया। यानी कि न्यायपालिका को भी जजमेंट देते समय मेरिट और डीमेरिट सोच के लिखना होता है। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं देनी होती है, देनी होती है। तो न्यायालय पूरा समय लेता है और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है। जी जी, उनकी निष्पक्षता पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता है कि क्या उन्होंने फैसला सुरक्षित रख दिया है, क्या वो किसी तारीख का वेट करते हैं, किसका फायदा होने वाला, किसका नुकसान होना, नहीं। जनता ने या किसी भी पक्ष ने न्यायपालिका के इस फैसले पर कभी प्रश्न नहीं चिन्ह किया कि आपने फैसला सुरक्षित इतने दिन से क्यों रख रखा है, आप फैसला पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। जी, यानी कि ये माना जाता है कि न्यायपालिका को जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं और जितने तर्क दिए गए हैं उनको एनालिसिस करते समय, जी, जब पूरी कार्रवाई पूरी हो गई है, सुनवाई पूरी हो गई है, पक्षों के गवाहों के सब कुछ बयान हो गए हैं, तो न्यायपालिका को अपने नतीजे तक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए फैसला सुरक्षित। बिल्कुल, जिसमें उन्हें जजमेंट लिखना होता है। जी, और उनके जजमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं करता। यहां तो स्टैटिस्टिक्स देने के बाद अगर मैच नहीं करेगी स्टैटिस्टिक्स, जी, क्योंकि डाटा और प्लस जो फिजिकली वोट है, अगर कहीं भी क्वेश्चन होगा तो 5 साल बाद भी, आपने सुना होगा कई बार एमपीज के चुनाव रिजेक्ट किए गए हैं, उनकी चुनाव सांसदी चली गई है कि आपने इस रूल का वायलेशन किया था, और आपने मान लो कोई हार जीत होती है तो वो भी कोर्ट में जाते हैं, तो जब फिर से सुना जाता है तो किसी का पक्ष जो है जिसको अगर जीता हुआ दिखा दिया जाता है तो उसको भी विड्रॉ किया जाता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे न्यायपालिका ने जिस तरह से सुनवाई की, वो ऐतराज मुझे नजर आता है कि ये तो एक पक्षीय, उसी समय एट द साइट विजन बनता था कि इस समय चुनाव चल रहे हैं, आप इस तरह की व्यवस्था को ना भंग करें, लेकिन उन्होंने थ्रिल बनाया जी कि हम तो रात भी सुन सकते हैं जी। यानी कि ये एक साबित करने की कोशिश की गई चुनाव आयोग को, मैं समझता हूं कि एक तरह से इंडिकेशन दिया गया कि आप हमें जवाब दें कि 48 घंटे के अंदर डिजिटली क्यों नहीं हो सकता जी। तो मैं किसी भी तरह से इससे राजी नहीं हूं और मैं बहुत खुश हूं। अंतिम स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक्सेप्ट किया कि ये इस व्यवस्था पे सुनवाई करना ऐसी स्थिति में अफरा तफरी देश में हो सकती है, उन्होंने पोस्टपोन किया, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी वो काफ़ी जो है चिंतनीय थी जी। और अभी आने वाले समय में देखिए,
ये भी होता है कि अगर आप कभी भी किसी भी वोट को चैलेंज करना चाहते हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैंने कल एक डिबेट में कांग्रेसी किसी प्रवक्ता को सुना था कि 1,07,00,000 मतदाता वोटर्स का नंबर बढ़ गया है, तो मैंने उनको समझाया था जी कि आप फिर चुनाव कर्मियों के आप ईमानदारी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि आपको व्यवस्था नहीं पता है। तो दोस्तों, टेक्निकली जो सवाल उठाया गया, मैं उसका जवाब आप सबके लिए भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने आंकड़े लेट क्यों दिए और आंकड़ों में फर्क क्यों है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के पास एक और व्यवस्था थी। एक तो पोस्टल बैलेट भी होते हैं, जी हाँ। साथ इस बार चुनाव आयोग की एक व्यवस्था और थी कि 85 ईयर से ओल्ड के ऊपर के व्यक्तियों को घर से जाके वोटिंग करानी थी जी, और दिव्यांगों के लिए NRI वोटर को भी था पाबी। तो इन सब को कलेक्ट करते करते जी, समय लगता है कि 48 घंटे या 24 घंटे, और स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद एक आदमी साइन करके दे रहा है। जी, मैं समझता हूँ न्यायाधीश तो अपना निर्णय सुनाते हैं कि हमने ये कहा, ये गलत है या सही नहीं, है। न्यायालय के समक्ष ये भी लाना चाहिए था कि वर्ल्ड भर में जितने कॉन्सुलेट और एम्बेसी हैं वो सब पोलिंग बूथ बने हुए हैं, वहाँ पे सब वोटर तो दोस्तों वोट कर रहे हैं। दोस्तों जो न्यायपालिका की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, उससे हम जनता को एक फ़ायदा हुआ है कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर भी हम अपना मन बना सकते हैं कि न्यायपालिका किस तरह से काम करती है। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि न्यायपालिका ने 2 दिन पहले एक ऐसा थ्रिल बनाया अपनी टिप्पणी से कि हम तो रात को भी सुन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसके बाद 24 तारीख को कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये अभी इसी तरह से चलने दिया जाए। इसका 2 दिन में जो असर हुआ, वो जनता ने ये देखा कि न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, और न्यायपालिका की ये एक अच्छा साइन है लोकतंत्र में कि न्यायपालिका ने एक जो डिजिटल किया है, उससे ना केवल ट्रांसपेरेंसी में जो मैंने नुकसान की बात कही, लेकिन जनता को जो फ़ायदा हो रहा है उससे 2 तरह के फ़ायदे हो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को अलग फ़ायदा हो सकता है, चोरों को अलग फ़ायदा हो सकता है कि वो साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जनता को एक जो फ़ायदा हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि अभी तक तो वो सांसदों को सुनते थे, अब वो न्यायाधीशों को भी सुन रहे हैं कि न्यायाधीश बोलते समय किस सीमा तक जा सकते हैं। अभी हाल ही में रामदेव के प्रति जो टिप्पणी की गई थी, ये वही ऑनलाइन की व्यवस्था थी जो जनता तक पहुंचा कि न्यायाधीशों ने एक व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे की और जजेस ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद ट्विस्ट लिया। अभी केजरीवाल को जो इंटरिम बेल दी गई, इससे भी जनता को समझने में, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को समझने में, अभी तक जनता के दिमाग में ये बात थी कि न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत है और वो भगवान की तरह से है, लेकिन क्योंकि वो लोग न्यायाधीश भी इंसान हैं, उनसे गलतियां होती रहेंगी, तो ये जनता को मन बनेगा। और जनता के लिए फ़ायदा ये है कि जनता को एनालिसिस करना आएगा कि लोकतंत्र के इस स्तंभ ने किस तरह से काम किया है पिछले टाइम में और आप कैसे कर रहे हैं, ये फ़ायदा जनता को दिखेगा। लेकिन मेरी अपनी समझ में ऑनलाइन करने के नुकसान बहुत हुए हैं, क्योंकि जब जब किसी भी गंभीर विषय पर आर्गूमेंट हो रहा होगा, वो आर्गूमेंट सार्वजनिक होगा, जिससे वादी और प्रतिवादी और ख़ासकर साक्ष्य और गवाह पब्लिक एट लार्ज प्रभावित हो सकते हैं, और उसमें पब्लिक के कई लोग उस केस को गुमराह करने के लिए पार्टी बन सकते हैं और न्याय मिलने से ज़्यादा, जल्दी मिलने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ये ऑनलाइन किया गया है उसमें नुकसान ज़्यादा, फ़ायदे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। फ़ायदा मैंने आपको बताया कि जनता को इस स्तंभ के बारे में भी एनालिसिस करने में मदद मिलेगी ऑनलाइन प्रक्रिया होने से। आइए देखते हैं आने वाले समय पे न्यायपालिका के द्वारा किए गए अन्य टिप्पणियों पर जनता किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और जनता किस तरह से रिएक्ट करती है। ये मुद्दा जो है महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा अक्सर, क्योंकि अक्सर न्यायालय टिप्पणियाँ करेंगे और वकील टिप्पणी करेंगे और जनता को टिप्पणियों के आधार पर कुछ अपनी सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम मिलेगा दोनों तीनों पक्षों का, जो अभी तक न्यायालय के विरुद्ध नहीं पता होता था। तो आइए देखते हैं और न्यायालयों की ऑनलाइन व्यवस्था को हम गौर से सुने और तब समझ पाएँ कि
कि हमारे देश में न्याय प्रणाली किस तरह से चल रही है। धन्यवाद।